नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पूर्व उसका जो पाठ्यक्रम होता है उसको विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम रीट जो 2020 में होगी या 2021 कह नहीं सकते, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो 2011 से यथावत है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो उसमें जो इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपको जो लैंग्वेज लेनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज यदि आप हिंदी लेते हैं तो सेकंड लैंग्वेज आप या तो आप इंग्लिश लेते हैं या आप संस्कृत लेते हैं। तो जो इंग्लिश लेने वाले सेकंड लैंग्वेज उनके लिए भी है। कई बंधु ऐसे भी हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं और सेकंड हिंदी लेते हैं। तो आज हम उसका निर्धारण करते हैं, पता करते हैं कि वो इंग्लिश का पाठ्यक्रम चाहे लैंग्वेज फर्स्ट लें चाहे लैंग्वेज सेकंड लें, उसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो बिना देर किए चलते हैं अपने इस बिंदु पर। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट की। लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर जो देखो 2 पैसेज आएंगे, जिसमें पहला पैसेज आएगा अनसीन पैसेज, प्रोज पैसेज बोलते हैं जिसको। सिनोनिम्स आएंगे, 1 नंबर का आएगा। एंटोनिम्स 1 नंबर का आएगा। स्पेलिंग्स 1 नंबर का आएगा। वर्ड फॉर्मेशन 1 नंबर का आएगा और 1 वर्ड 1 नंबर का, यानी 1 नंबर बराबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन हो गए इसके। इसके बाद अनसीन पैसेज सेकंड आएगा, वो आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, 1 नंबर का आएगा। इसमें लगभग 8 बिंदु हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ध्यान रखें 8 बिंदु में से कोई एक आएगा। टेंस 2 नंबर का है। डिटरमिनर्स 1 नंबर का आएगा। डिग्रीज 1 नंबर की आएगी, जिसे कहेंगे आपको एडजेक्टिव नाम लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लोगे। ठीक है, इसके बाद में हम इसका विश्लेषण करते हैं। ये जो कर रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के बारे में कर रहे हैं। सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे एंड 1 वर्ड आएगा। यानी कि लगभग तकरीबन बात करें ये तीसरा, चौथा और 5वां स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां तक जो 3 बिंदु है ये 5 नंबर के फिर से आएंगे। 15 फिर बचता है आपका ये बिंदु 6 7 8 9 10, सॉरी यहां तक 3 बिंदु, ये फिर से 5 नंबर का आएगा। 6 7 8 9, ये 8वां 11 नंबर, ये सॉरी ये 8वां है, ये रहेगा 5 नंबर। तो 5 5 10 20। फिर आपके WH वर्ड्स वॉइस बचेंगे, ये आपके यहां तक 13 पॉइंट है। यानी कि WH वर्ड्स क्वेश्चन कहते हैं, प्राइम क्वेश्चन कह सकते हैं, टेक क्वेश्चन आपके है नहीं सिलेबस में। वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आपके रहेगा वो, और यहां तक, और ये है 5 नंबर। इस प्रकार के टोटल आपके 30 नंबर का। देखते हैं फिर से इसको। तो सिनोनिम्स आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पढ़ लिया आपने तो फिर यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटोनिम्स यहां पढ़ लिया तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ड आपने यहां पढ़ लिया, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग्स आपने यहां पढ़ ली, यहां पढ़ने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन ये स्पेलिंग का यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखें। वर्ड फॉर्मेशन वहां पढ़ लिया तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पढ़ लिया तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, ये सेकंड पे अनसीन पैसेज है, वहां पर पढ़ लिया तो यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेंस का देखो यहां 2 नंबर का टेंस आएगा, यहां भी हो सके तो 1 या 2 नंबर का आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, डिटरमिनर्स पक्का क्वेश्चन आता है हर बार, जिसको आप आर्टिकल भी बोलते हैं, यहां से आता है। चेंज ऑफ डिग्रीज, डिग्री का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन आता है, पक्का आएगा, दोनों जगह आएगा। WH क्वेश्चन यानी WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन या फ्रेम क्वेश्चन वही आएंगे, देखेंगे हम जब इस पढ़ेंगे। वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो सारे प्रकार के हैं। इसके बाद है नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, यानी कि अंग्रेजी की जो ध्वनियां हैं, जो ध्वनि है या फोनेटिक सिंबल है, उनका आपको अध्ययन करना है, उनकी आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया और फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आपको टप होता है। मेथड विधियां, शिक्षण विधियां कहते हैं जैसे आप, तो अंग्रेजी शिक्षण विधियां सारी देखेंगे हम। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा
कौशल को विकसित करने के लिए जो उपागम होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण और सीखने के जो आपके पास जो मटेरियल रहेगा, जो सामग्री रहेगी, और एक टेक्स्ट बुक के बारे में पता करेंगे, मल्टीमीडिया के बारे में पता करेंगे, अदर भी कई प्रकार के और भी उपकरण है उनके बारे में पता करेंगे, वो लर्निंग में किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। फिर देखो एक महत्वपूर्ण बिंदु है सीसीई, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सीसी। आजकल राजस्थान की सारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये कक्षा प्रथम से लेकर 5th तक सीसी प्रोग्राम संचालित होता है। ठीक है, सतत एवं वर्तक मूल्यांकन जिसका नाम आपको सुनने को मिलता है, और फिर आपको मूल्यांकन की जो आपकी प्रोफेंसी है, दक्षता है, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये हाँ ग्रेड लेवल की जो ये इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर कोर्स में आपके चैप्टर ज्यादा है, बहुत ज्यादा चैप्टर है, लेकिन इनको आपको करना पड़ेगा। देखो करना क्या है, यहां तक 9 नंबर तक आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। करना तो यही तो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक कर। ठीक है, फिर आते हैं हम इंग्लिश जो लैंग्वेज जो आपके सेकंड है, इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकंड है उसमें आपके अनसीन पैसेज आएगा। बिल्कुल इसी में भी आया था, इसी में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ है लिंकिंग डिवाइसेज एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इनफेरेंस, यानी कि लिंकिंग डिवाइसेज यानी कि उन शब्दों का उल्लेख करना है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिया जा सकता है, जैसे आप क्लोज में पढ़ेंगे। यानी ये जो आपके मिलेंगे ये अधिकतर आपको 9th क्लास में मिलेंगे। 9th क्लास से आपको ये उठा लेना है, वहां से आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सदैव हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 9th क्लास में 3 नंबर का आता है, ये भी 9th क्लास का चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगभग 29 पॉइंट है, उसमें आपको इसे देखना होता है। फिर देखिए इन्फेरेंस, ये यहां नहीं मिलेगा आपको, यानी ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको 11th क्लास में। 11th क्लास में आपको ये मिलेगा। उसके बाद में लिंकिंग डिवाइसेज, देखो फिर से आ गया, ये आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही जो लिंकिंग डिवाइस यही यहां है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है, यही यहां है। दोस्तों मैंने यहां 18 के बाद में 19 सीधा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतने ही टॉपिक है आपके। इन्फेरेंस आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी यहां तक आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मॉडल आपको जो पढ़ने हैं वो कक्षा 10th की जो बुक 10th में जो कोर्सेज में है, 10th कोर्स में है, वही आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मॉडल है, कक्षा 10th के हैं तो वहां से आपको पढ़ने की जरूरत है और कहीं नहीं पढ़नी है। फिर आएगा अनसीन पोएम, तो देखो इसमें एक पैसेज और एक अनसीन पोएम आती है, लेकिन यहां दोनों अनसीन पैसेज थे। अल्टरनेशन आएगा, यह आपको अल्टरनेशन का ध्यान में रखना। स्माइल आएगा, मेटाफोर आएगा, पर्सनिफिकेशन आएगा, राइम आएगा और एजोनेंशन। इसमें 4 टॉपिक, लगभग 3 टॉपिक, देखो कौन सा, स्माइल, मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन और राइम, 4 टॉपिक है, वो 10th क्लास में है। 10th क्लास के पीछे की अपने जो बुक चल रही है 10th क्लास की, जो अपने जिसे हम फर्स्ट बुक बोलते हैं, गोल्डन रेज नाम से साइट है, उस बुक के पीछे के लगभग 10 पेज हैं। 10 पेज के अंदर वो खूब सारी चीजें दे रखी, वो आपको कम से कम 10 नंबर ला देगी, उसमें से आपकी सारी चीजें मिल जाएगी। अब अल्टरनेशन कहां मिलेगा, अल्टरनेशन आपको पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर की बुक मिलेगी, या फिर आपको कोई गाइड वगैरह में से पढ़ लेना, या फिर आपको कोई ना कोई चैनल्स पे मिल जाएगी, या मैं करवा दूंगा, जहां भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद में एजोनेंस, ये भी आपको फर्स्ट ईयर की बुक मिलेगी, यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपको देखनी है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स, यानी कि जो फ्रेजल वर्ब इडियम्स है ये कहां मिलेगी, तो दोस्तों ये पुरानी जो अपनी किताब है जो 2011 या 12 की जो बुक है उसमें कोर्स में सम्मिलित थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप फ्रेजल वर्ब या इडियम्स को जो पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको लगभग इसमें 150-200 तो याद करने ही करने पड़ेंगे, आपको मिल जाएगी, या फिर इसका विवरण देख लेंगे। ठीक है, फिर आता है एलगी। 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में बता रहा हूं, बार बार 10th और 9th का नाम ले रहा हूं, ये 10th क्लास का है। 10th क्लास में एलगी 10th क्लास में है। ये इस 10th क्लास में एक पोएम भी है, 4 पोएम है ऐसा 10th क्लास में, उनमें से चौथी पोएम है ये, द मेड डॉग एंड ए मैन। ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ के नाम से एक राइटर है उन्होंने लिखी है, उससे यहां तो वहां से आपका ये सोनेट है, ये भी 10th क्लास में है। ये जो मैंने पीछे के
जो गोल्डन एज नाम बुक है उसके मैंने बताया था आपको, उसमें जो पेज है 10 पेज बता रहा हूं, उनमें से यहाँ तो देखो ये 4 चीजें ये होगी, 5 ये एल की यहाँ शॉर्ट स्टोरी ये मिलेगी आपको सेकेंड ईयर की बुक में। सेकेंड ईयर की जो बुक है वहां मिलेगी, सेकेंड ईयर की जो बुक होगी ना वहां मिलेगी, या सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें मिल जाएगी आपको। अब इसका करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, शॉर्ट स्टोरी सेकेंड ईयर की जो बुक है या आपके राजा वन वीक सीरीज है, ये स्टैंडर्ड वन वीक सीरीज है या सुपर वन वीक, उसमें से केवल और केवल 15 लाइन के आसपास कुछ है, उनको आप वहां से देख लेना, ठीक है। अगर कोशिश करेंगे करवाने की। फिर आता है ड्रामा। ये जो ड्रामा है इसके बारे में आपको देखना तो 10th क्लास में मिल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक 10th क्लास में से लिए गए, यानी कि 10th क्लास इतना महत्वपूर्ण है। कब किया हमने 10th, लेकिन अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है, तो 10th क्लास की जो बुक है आपको वो पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इस चीज को 27 नंबर जो टॉपिक है, इसको आप 12 नंबर के जो टॉपिक है फोनेटिक सिंबल से आगे पढ़ना जरूरी है। तो फोनेटिक सिंबल आपको आने चाहिए, उसके बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। इसके बाद में 28वां नंबर 13वां टॉपिक यानी रिपीट हुआ। 13वां टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, वहां से आपको लेने। फिर आपको आता है कम्युनिकेटिंग अप्रोच। ये कम्युनिकेटिंग अप्रोच जो है ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां हैं और मेथड्स हैं, उनको आपको इसको इंक्लूड करके इसको हल करना पड़ेगा। फिर आता है चैलेंज ऑफ टीचिंग मेथड्स। कुछ नहीं है, यही चीज यहां है। अभी आपने मेथड देखी यहां 14 टॉपिक, तो डबल पढ़ने, ये तो केवल फर्स्ट वाला पढ़नी, ये सेकंड लेवल में पढ़े। तो आपके अलग जो चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि विकसित विधियां हैं कौन कौन सी। फिर इवोल्यूशन, मूल्यांकन, सीसी में शामिल है और प्रोपेंसिटी शामिल है। फिर आएगा रिमेडियल टीचिंग। ये क्या होता है सर? तो ये होता है श्रीमान जी, दोस्तों रिमेडियल टीचिंग आपने बहुत बार पढ़ा, केवल वह हिंदी है या इंग्लिश में लिखी होती है। इसका क्या करें? इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये बिल्कुल है, इसको कहते हैं निदानात्मक। निदान यानी निदानात्मक शिक्षण है, ठीक है। यह आपका रहेगा। तो अब मैं फिर से आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कि ये जो चीज है, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आपको 17 टॉपिक मिलेंगे और लैंग्वेज सेकंड जो आप इंग्लिश यदि आप लेना चाहते हैं, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी लेते हैं और सेकंड आप इंग्लिश लेते हैं। तो दोस्तों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉपिक है आपके। कब लें? लेकिन ये देखो आपको 10th की बुक ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। अब मैं एक बार और सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट नहीं, 9th क्लास में दूसरा टॉपिक मैंने बताया था आपको, वहां से मिल जाएंगे आपको, बहुत ही शानदार तरीके से दे रखे हैं। और अब इसको पढ़ना कहां से? 9th क्लास की जो आपकी जो संजीव जो बुक है वहां से आपको उठाना है। एक्सीलेंट बात, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है और नहीं तो फिर करेंगे जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब दोस्तों मेरी राय ये है कि इंग्लिश जो आप है 2 भाषा रहेगी, तो एक आप हिंदी ले रहे हैं, दूसरी क्या ले? अब मेरे को संस्कृत नहीं आते, मान लो मैं जबरदस्ती संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज लेता हूं, तकरीबन 20 नंबर आ गए। इंग्लिश लेता तो 22 आ जाता। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है, ये पूरी चीज देखने के बाद, जितनी भी चीजें हैं इस पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और शायद आप भी पहुंचे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो निष्कर्ष है इसका जो निचोड़ है, टॉपिक इसमें ज्यादा है, 17 टॉपिक है, इसमें 14 टॉपिक है, लेकिन मेरा निचोड़ है, मेरा आपको कहना यह है कि आप ये चीज यानी लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट लेनी होगी, यानी कि इंग्लिश आप फर्स्ट लीजिए और सेकंड आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है। और कभी हिंदी के पाठ्यक्रम बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इंग्लिश के बारे में चल रही है, इंग्लिश की बात करें। अब इसमें लेने पर आपकी ये चीज ग्रामेटिकल तौर पर आपके बहुत ज्यादा मदद करेगी, बहुत ज्यादा मदद करेगी, हद से ज्यादा आपको मदद करेगी। तो इसमें देखो कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टॉपिक है, यानी 17 तो इसमें इकाई यून बनाई गई है, लेसन बनाई गई, टॉपिक तो है ना, ये डबल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। अब इंग्लिश आप फर्स्ट लेते हैं तो हिंदी के अंदर सेकंड आपकी इजी रह जाएगी, ठीक है। अब सर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो इंग्लिश सेकंड लूंगा, फर्स्ट क्यों लूं?
आपका कहना भी सही है। तो आपको मैं बता दूं इसका जो वर्णन है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता देता हूं। आप फर्स्ट लेते हैं तो ये मेरे पास रीट 2015 का जो अखबार है उसकी कटिंग है मेरे पास 2015। उसमें ये लिखा है पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। यदि आपने इंग्लिश फर्स्ट ली तो आपका पेपर का जो मीडियम है सभी 150 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। आप कहेंगे सर इंग्लिश में आएगा तो हमें तो इंग्लिश मीडियम है ही नहीं। दोस्तों हिंदी में भी आएगा वो पेपर, आपकी अप्रोच इंग्लिश मीडियम की रहेगी, बाकी पेपर हिंदी में। इस तरीके से आप इसे डरने की जरूरत नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश लीजिए, सेकंड आप हिंदी लीजिए। यदि आप हिंदी फर्स्ट लेते हैं तो हिंदी मीडियम हो जाएगा, और सेकंड आप इंग्लिश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे टॉपिक है, कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपके 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ये 10th क्लास में आया हुआ, बहुत ही बढ़िया है, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो मेरे पास पूरा पाठ्यक्रम दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं। ये लिखा है कि भाषा फर्स्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। भाषा फर्स्ट का चयन आवेदन पत्र अंकित भाषा सूची में से किया जाना चाहिए, यानी कि जो आवेदन पत्र है जो आपकी बोर्ड देगा उन्हीं में से कर सकते हैं, दूसरे में से नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके पास ये कहता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो आपका तीसरा खंड आएगा अंकित भाषा में से करेंगे, किंतु ये भाषा प्रथम, यानी इससे दोनों में अंग्रेजी नहीं ले सकते, दोनों आप हिंदी नहीं ले सकते, इससे भिन्न रहेगी। इस चीज को भी आपको गौर करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें चौथा पॉइंट लिखा है, ये रहा, प्रश्न पत्र की प्रकृति स्तर तो दे रखा है। चौथा पॉइंट है वो दे रखा है, वो कह रहा है प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होगा। ठीक है, अब देखो लेवल फर्स्ट वाले, लेवल जो फर्स्ट वाले हैं, लेवल फर्स्ट वाले ध्यान देना, जो लेवल फर्स्ट के हैं उनका कठिनाई स्तर 10th तक का रहेगा, यानी कि 10th क्लास तक। और सेकंड वाले जो लेवल वाले हैं उनका 12th स्टैंडर्ड होगा कठिन, यानी कहने का मतलब टॉपिक नाम तो आपके दे दिया, सब्जेक्ट वाले 9th का है, लेकिन आप सेकंड वाले में रहेंगे तो आपका जो कठिन स्तर, इसको मतलब कठिन बना दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा कठिन हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 12वीं के बच्चे जितना। और इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, मान लो 10th का पूछा, तो इसका स्तर 10वीं तक रहेगा। तो अब एक चीज मैं बता दूं आपको, इस पूरे सिलेबस का विश्लेषण करने के बाद में एक ही चीज के निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, एक ही चीज पर पहुंचा हूं कि आपके लिए प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश बेहतर रहेगी मेरे हिसाब से। और वैसे मेरे हिसाब से दोनों लैंग्वेज, दोनों ही पार्ट में लैंग्वेज संतुलित प्रकार की है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत बिल्कुल इजी है। अब देखो फर्स्ट लैंग्वेज में चैप्टर की बात कर देता हूं। सर आपने इसमें से बता दिया 10th क्लास में आ जाएगा, 9th में आएगा, मैं बता देता हूं। देखो सिनोनिम्स आपको पढ़ने, एंटोनिम्स आपको पढ़ने, स्पेलिंग्स आपको पढ़नी है, वर्ड फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, वन वर्ड पढ़ना। ये पहला का पहला पूरा का पूरा 9th क्लास का है, 9th क्लास में दे रखा है। 9th क्लास की जो ग्रामर है ना वो है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटरमिनर्स और डिग्रीज। डिग्रीज नहीं है, ये डिग्री जो है ये 8वीं क्लास में, 8th में। ठीक है, बाकी डिटरमिनर्स, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच ये भी 9th क्लास में। क्या किया आपने लगा, 9th क्लास का तो है। ठीक है, बिल्कुल लीजिए। अब देखो ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। चेंज ऑफ डिग्री ये 8वीं क्लास में है। फ्रेम क्वेश्चन 8वीं और 7वीं के अंदर है, 7 और 8th क्लास में। वॉइस आपको जो करना है, ये वॉइस करना है आपके 9th क्लास में नहीं है, या 10th में मिलेगा। तो भाई हमारे जो एकेडमिक सेशन में जो चल रही है वही तो ग्रामर है, तो बाहर से थोड़ी आएगी। अब बाहर से क्या है, बाहर से तो ये 5 पॉइंट ही तो है, यही तो है। फोनेटिक सिंबल की बात कर रहे हैं, फोनेटिक सिंबल 2015 की 12th की जो बुक होती है चलती थी उस टाइम उनके कोर्स में था, तो वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कैसा 2015 के हमारे पास पढ़े, मेरे पास तो देखो ये अखबार की कटिंग तक है 2015, मिल जाएगा और कहीं मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता देता हूं 16 अप्रैल को गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने कहा था कि सिलेबस जो है वो 2011 एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। तो अभी तक 2011 में हो चुकी है, 2012 में हुई, 13 में हुई, 15 में हुई, 17 में हुई और
जो 18-19 में हुई, यही आपके, तो सभी में एक ही प्रकार का कोर्स था, कोई बदलाव नहीं किया गया। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये जो सिलेबस है इंग्लिश का, इसको समझने में मदद मिली होगी और आप इससे घबराइए मत, आसानी से लीजिए, आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, केवल समझने की जरूरत है। अब जैसे मेरे को मान लो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, अगर मैं इसे गलती से या इंग्लिश से डर के संस्कृत लेता हूं तो वो तो मेरे बिल्कुल नहीं आती ना। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को कम मत आंको। संस्कृत भी कोई इजी नहीं है, इंग्लिश भी कोई इजी नहीं है, हिंदी भी कोई इजी नहीं, लेकिन तीनों इजी है, तीनों ही हार्ड है जब नहीं करोगे। इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा जो आपको समझाने का, जो आज इसका विश्लेषण करने का जो तरीका था, कंक्लूजन किया, इसका ये कंक्लूजन निकला कि आपको 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो चैप्टर्स हैं ग्रामर के, उनको पढ़ना होगा। ठीक है, ये जो अपने पास WH वर्ड्स के बारे में टेक क्वेश्चन है ना, ये फ्रेम क्वेश्चन, ये तो 6th क्लास का है, तो सारा ये चीजें वहीं से है, कोई गाइड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। गाइड की मदद ले सकते हो, गाइड की यदि आपको मदद लेनी है तो कोई भी गाइड दे लीजिए, उसमें से टॉपिक देखो, उस टॉपिक को अपने एकेडमिक बुक से देखो, क्योंकि सारा क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, तो फिर आप यहां से क्यों पहुंचे। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप बिल्कुल इसका विश्लेषण करिए, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका पाठ्यक्रम विश्लेषण करके ही आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा आपको दी गई विषय वस्तु की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आई होप, यदि आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, और यदि कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास ही बने हुए बेल आइकन यानी घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो डालते पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार, शुभ दिन।